कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। क्या कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम की इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जीके जीएस का सीरीज। अब आपको ये पता चलेगा कि यही सीरीज क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो इसके महत्वपूर्ण होने का जो रीजन है वो है PYQs। क्या है? PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे जो भी आपको जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेंगे और उन प्रश्नों के साथ साथ PYQs के साथ साथ जो उसके ऑप्शन है उस ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है या फिर क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सबों सवालों का यहाँ पे फुल डिस्कशन कराया जाएगा। पहले आप वीडियो देखिए तब आप विश्वास कीजिए, यानी कैसे है वो घड़ी वाला सर, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। उसी तरह पहले आप देखिए तभी विश्वास कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक लगा तो ठीक है और नहीं ठीक लगा तो है बकवास है, ठीक है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि आज आप और हम दोनों जानते हैं कि एजुकेशनल वीडियो पर व्यूज कम आते हैं, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि सोशल मीडिया पर वो नाच डांस गाना वाला ही लोग देखना पसंद करते हैं। ये वीडियो कोई सीरीज ये देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करते हैं, क्योंकि आप और हम दोनों जानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे अनमोल हीरा चांदी मोती जो है वो हमारा समय ही है, ठीक है। तो चलिए ना आपकी समय की हम बर्बादी करेंगे और सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि वो भी सवाल आपको बहुत देरी से इंतजार कर रहा है कि आप आ ही जाइए। ये देखिए पहला सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है और बोलता है ISO 9000 का संबंध क्या है। उससे पहले अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ना सुशील कुमार जी कमेंट किए हैं या फिर अनिल कुमार जी या फिर मोहन जोधन जो भी नाम है वो कमेंट किए हैं, ठीक है। ऐसे हम बता दें कि ISO का ये मतलब क्या है। सर ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ISO का ये फुल फॉर्म हुआ। लेकिन जब ISO 9000, ISO 14000, ISO 5,01,000, ISO 22,000 ये क्या है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है जो कहीं ना कहीं गुणवत्ता किसी न किसी के चीज़ें के बारे में बताता है। तो उससे पहले आपको बता दें कि जो ISO 9000 है ये SSC MTS में सवाल पूछा गया था और ISO जो 9000 है इसका संबंध जो है वो गुणवत्ता प्रबंधन से है। क्या क्या गुणवत्ता गुणवत्ता प्रबंधन से है, ठीक है। तो ISO 9000 का संबंध किससे है, तो गुणवत्ता प्रबंधन से है, ठीक है। उसके बाद ISO का फुल फॉर्म हमारा 1 नंबर क्लियर हो गया स्टेप। अगर 3 नंबर की बात करें 2 ये गलती से इसमें जुड़ गया है, यहाँ पे 2 होता, ठीक है। 3 नंबर बोलता है ISO 14000 क्या है, तो ISO 14000 हमें ये प्रमाणित करता है कि हमारा पर्यावरण प्रबंधन कैसा है। तो ISO 14000 हमारा सेटिस्फाइड करता है कि पर्यावरण हमारा प्रबंधन कैसा है। ISO 5,01,000 की बात करें तो ये हमारा ऊर्जा प्रबंधन से संबंध रखता है। और इसी के तरह अगर देखें तो ISO जो हमारा 22,000 है ये खाद्य सुरक्षा से प्रबंध रखता है। और ये जो भी हम सवाल कराएं इसे आप गौर से ध्यान से नोट्स बना लीजिए या फिर देख लीजिए। यहाँ से GD हो चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो चाहे डिफेंस हो चाहे SSC हो, कोई एग्जाम ने जो यहाँ से ना पूछा हो तो वही महत्वपूर्ण सिलेक्टिव हम प्रश्न लेवे करते जो एग्जाम में पूछल है। तो ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन से है, ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन से है, ISO 5,01,000 ऊर्जा प्रबंधन से है, ISO 22,000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन को प्रमाणित करने का कार्य करता है हमारे गुरुजी, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा सेकंड नंबर सवाल आपको कुछ इस स्क्रीन पर इसी प्रकार नजर आ रहा होगा और बोलता है क्या कि कुटीर बोर्ड की स्थापना कब हुआ। कुटीर उद्योग जो होता है, लघु उद्योग जो होता है, इसकी स्थापना कब होता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उसी की तरह कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भाई जोधन जी कमेंट किए हैं कि 1900 फलना 1970 1900 जो भी हो, ठीक है। बाकी हम आपको बता दें कि कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया था।
कब किया गया था? 1948 में किया गया था। महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड प्रश्नों की बात करें तो आपसे एक पूछ देगा कि केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। सेकंड नंबर सवालों महत्वपूर्ण की बात करें तो हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में किया गया। हथकरघा बोर्ड बोले तो हैंडलूम बोर्ड, और राष्ट्रीय हस्तकला बोर्ड बोले तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था। कौन ऐसा एग्जाम न है जो ये तीनों ना पूछा होगा? कौन ऐसा एग्जाम न है जो ये तीनों ना पूछा होगा? ठीक है, कुटीर उद्योग तो बतेबे किए 1950, ठीक है, तो सॉरी 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948, ठीक है। बाकी केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949, हथकरघा बोर्ड 1950, राष्ट्रीय हस्तकला बोर्ड 1953। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारतीयों के लिए रेशम मार्ग का शुरुआत किस वंश के राजा ने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किस वंश के राजा ने शुरू किया था, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मरणासन राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में देखने को मिलता है? क्या बोल रहा है कि ये मरणासन राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में देखने को मिलता है? तो आपको बता दें कि मरणासन राजकुमारी का जो चित्रण है वो अजंता की गुफा, वो एक सेकेंड, कौन सा गुफा? अजंता की गुफा, ठीक है। अजंता की गुफा नंबर 16 में देखने को मिलता है। मरसना राजकुमारी का चित्रण अजंता की गुफा नंबर 16 में देखने को मिलता है। बाकी गुफा नंबर 16 की एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो एक महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न बनेगा कि सुजाता के द्वारा खीर का चित्र गुफा नंबर 16 में ही देखने को मिलता है। बताया जाता है कि सुजाता नाम का एक लड़की या एक महिला थी जो गौतम बुद्ध के खीर मतलब देने गई थी। तो इसका जो विवरण है, इसका जो चित्र है वो गुफा नंबर 16 में दर्शाया गया है। महाविनिष्क्रमण, बताया जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे, महाविनिष्क्रमण मतलब समझिए, महाविनिष्क्रमण मतलब होता है बुद्ध के द्वारा गृह का त्यागना, मतलब गृह का त्यागना संस्कृत भाषा में महाविनिष्क्रमण कहलाता है। और महाविनिष्क्रमण करने का कार्य महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। तो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्यागे थे, इसी को संस्कृत भाषा में एक शब्द में महाविनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। तो महाविनिष्क्रमण का भी जो उल्लेख है, जो चित्रण है, वो गुफा नंबर 16 में आपको देखने को, गुफा नंबर 17 में देखने को मिलता है। और गुफा नंबर 17 में ही महापरिनिर्वाण यानी महात्मा बुद्ध का मृत्यु का चित्र का भी विवरण गुफा नंबर 17 में ही देखने को मिलता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, थोड़ा गिजगिजा जाएगा तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी तीसरा महत्वपूर्ण सवालों की बात करें तो हमारा बोलता है कि पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या, यानी आपको भी पता और हमें भी पता है कि महात्मा बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति करने के लिए तपस्या किया। वही पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है बिहार के अंदर। तो इसका जो चित्रण का, जो इस चित्र का जो विवरण है वो गुफा नंबर 10 में आपको देखने को मिलता है। और ये बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ सवाल था। गुफा नंबर 9 में हीनयान परंपरा, बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने ही हीनयान संप्रदाय का कह सकते हैं कि जुड़े हुए लोग थे महात्मा बुद्ध से ही, जो श्रीलंका बर्मा जाया का कहने का मतलब हीनयान संप्रदाय देखने को मिलता है। तो हीनयान का जो परंपरा है वो भी गुफा नंबर 9 से देखने को मिलता है। तो हीनयान की परंपरा गुफा नंबर 9, पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या गुफा नंबर 10, महाविनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण गुफा नंबर 17, सुजाता के द्वारा खीर का चित्र गुफा नंबर 16 और मरणासन राजकुमारी का भी चित्रण गुफा नंबर 16 में ही देखने को मिलता है सर। तो इन तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोकते रहिए, उसके बाद हम बता ही देंगे आपको। चलिए
नेक्स्ट सवालों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। ये आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, डेली की भांति जोधन मोहन सोहन की तरह, नहीं तो हम बता ही देते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। कौन, इब्न बतूता। उसके बाद महत्वपूर्ण बात चर्चों सवालों की बात करें तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। और मोरक्को वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को, बोले तो अफ्रीका। इब्न बतूता का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है रहेला, और इसी रहेला में तुगलक वंश का बृहद जानकारी मिलता है। किस वंश का, तुगलक वंश का। तो पूछेगा इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है, रहेला। फिर पूछेगा तुगलक वंश का बृहद जानकारी किस पुस्तक में मिलता है, रहेला। ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को प्यार से लोग सिकंदर ए सानी कहते थे, या फिर कह सकते हैं महमूद गजनवी का दूसरा नाम है सिकंदर ए सानी हुआ करता था। और महमूद गजनवी के साथ कुछ विदेशी लेखक आए थे जिनका कुछ नाम था फिरदौसी। हम लिख देते हैं, एक सेकेंड, फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी, इस कुछ महान लेखक आए थे महमूद गजनवी के साथ। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोलता है सॉरी, हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि वृंदावन का वैष्णव मंदिर किस शैली में है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वृंदावन का वैष्णव मंदिर जो है ये वेसर शैली में है। किस शैली में है, बेसर शैली। किस शैली में है, वेसर शैली में है। और नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को ही बेसर शैली कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को ही बेसर शैली का नाम दिया गया है। और वृंदावन का खासकर वैष्णव मंदिर किस शैली में है, वेसर शैली में है। ये हमारा रेलवे RPF SI में पूछा हुआ सवाल था। ठीक है। सेकेंड सवालों की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, एक हो गया मीनाक्षी मंदिर, एक हो गया विरूपाक्ष मंदिर, एक हो गया मल्लिका अर्जुन मंदिर। तब मीनाक्षी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिका अर्जुन मंदिर ये सभी मंदिरें द्रविड़ शैली में शामिल है। ठीक है। बाकी कंदरिया का महादेव मंदिर हो चाहे मोडेरा का सूर्य मंदिर हो, मोडेरा, एक सेकेंड, मोडेरो का सूर्य मंदिर हो, मोडेरा का सूर्य मंदिर हो चाहे फिर कंदरिया का महादेव मंदिर हो, ये दोनों मंदिरें किस शैली में है, नागर शैली में शामिल है। यानी उत्तर भारत की जो हमारी मंदिरें का जो शैली है वो है नागर शैली, वेश्यर शैली आपका विंध्य से कृष्णा क्षेत्र, और द्रविड़ शैली में कर्नाटक, खासकर कर्नाटक जैसे राज्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं उनके मंदिरें। ठीक है। तो इन तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनर सवाल SSC, रेलवे, बैंक जैसे जो एग्ज़ाम जो है वो उठाते हैं। तो इन तमाम जानकारियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वीडियो को हम यहीं पे द एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।